Dear children, welcome you all in the online class of Bishop Academy. Today we shall discuss about AC across inductor only. In the last class we discussed that AC across resistance only. Resistance के क्रॉस जो है अल्टरनेटिंग करंट का हमने जो है क्या बिहेवियर होता है वो हमने देखा था. अब हमें देखना है AC अक्रॉस इंडक्टर ओनली. इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक सिंपली क्वाइल होता है, ठीक है. इसको हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वैल्यू है वो हमने मान लिया E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है. यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर an AC is connected across a pure inductor having EMF E is equals to E naught sin ओमेगा टी. यानी कि हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि एक प्योर इंडक्टर के क्रॉस कनेक्टेड है, हैविंग EMF E is equals to E naught sin ओमेगा टी. ओके, प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर इंडक्टर जो होता है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. यानी जो प्योर इंडक्टर होगा वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर मतलब एन इंडक्टर विच शोज और विच रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस इज ओके. अब जो है ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट लाना है. तो आपने जो एक प्रोसीजर पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस. जैसे ही ये अल्टरनेटिंग EMF जीरो से बढ़ने लगेगा तो इसमें करंट भी बढ़ेगा, और जैसे ही करंट बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस से यहाँ पर आप सोचिए EMF बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगा इसमें सर्किट में, और जब करंट बढ़ेगा तो वो इंडक्टर के क्रॉस करंट जाएगा. जब ये करंट इंडक्टर के क्रॉस जाएगा तो जो भी करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, तो इस कॉइल के अंदर एक अपोजिंग EMF जनरेट हो जाएगा. यानी कि यहाँ पर एक ऐसा EMF जनरेट होगा जो कि अप्लाइड EMF का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, और उसको हम कहते हैं बैक EMF, ठीक है. सेल्फ इंडक्शन की वजह से खुद में ये इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा कॉइल, क्योंकि यहाँ EMF लगातार बढ़ रहा है तो करंट भी लगातार बढ़ेगा कंटिन्यूअसली, और जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर एक बैक EMF, एक ऐसा EMF जो इसको अपोज करने वाला हो, इंड्यूस हो जाएगा. इट्स ओके. और जब वो EMF इंड्यूस होगा, चूंकि ये इंडक्टर आइडियल है जिसकी इंडक्टेंस L है, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट क्या है? L है, तो चूंकि ये आइडियल इंडक्टर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा. तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या मतलब है कि जितना इधर से EMF ये अप्लाई करेगा उतना ही इसमें बैक EMF इंड्यूस होगा. तो इस बिहाफ पर हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल इंडक्टर देयर इज अ बैक EMF induced across
inductor such that net EMF across inductor is 0. For ideal inductor, there is a back EMF induced across inductor such that net EMF across inductor is 0. यानी जितना EMF अप्लाई होगा उतना ही बैक EMF आ जाएगा, नेट EMF यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपने देखा अप्लाइड EMF क्या है, E, ठीक। देखो इंड्यूस्ड EMF जो होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्लाइड EMF प्लस इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू 0, ठीक। बैक EMF जो इंड्यूस होगा वो आपको पता है, इंड्यूस्ड EMF फैराडेज लॉ से क्या होता है, -L/di/dt। याद होगा आपको, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF होता है वो E इज इक्वल्स टू -L/di/dt होता है। तो अप्लाइड EMF प्लस इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अप्लाइड EMF है E यहाँ पर इक्वेशन 1 में, और इंड्यूस्ड EMF है -L, तो ये यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, di/dt इक्वल्स टू 0, या E को उधर भेज दिया जाए उस साइड तो हो जाएगा -L/di/dt इज इक्वल्स टू -E, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, di इज इक्वल्स टू हो जाएगा E/L इंटू dt। E का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 di इज इक्वल्स टू, E की जगह हम पुट करेंगे E0 sin ओमेगा t, E0 sin ओमेगा t अपान L, इसकी जगह हमने रख दिया E0 sin ओमेगा t अपान L dt। अब आप देखिए हमने EMF लेके चले हम, और इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर के क्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है वो फिनोमेना यूज किया, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट कर चुके हैं करंट को, यानी हम EMF से करंट ही पाना चाहते हैं। तो करंट अभी di है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। अगर हमें टोटल करंट पता करना है तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग above equation we have, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या पाएंगे, di का इंटीग्रल हो जाएगा i, di का इंटीग्रल हो जाएगा i, E0 अपान L तो आपका कांस्टेंट की तरह बाहर चला आएगा, E0 अपान L, इंटीग्रल बचेगा आपका साइन ओमेगा t dt, ठीक। साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा t, और इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ t नहीं है ना, यहाँ पे ओमेगा t है, तो चेन रूल से करेंगे तो ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा t का डिफरेंशियल होगा ओमेगा, और उससे डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं हम, ठीक है। ये हमारा i इक्वल्स टू मिल गया। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, E0 अपान ओमेगा को यहाँ बाहर ले आते हैं तो ओमेगा L मिल गया, माइनस भी बाहर कर लेते हैं, कॉस ओमेगा t प्लस कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए करंट हमारा मिला हुआ है, अगर हम इस टाइम को
इस टाइम को 0 to t मानते हैं, एसी के कंप्लीट साइकिल को मानते हैं। आपको पता है कि करंट यहाँ पर जितना ही पॉजिटिव होता है उतना ही इस रीजन में नेगेटिव होता है। तो कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान जो करंट का एवरेज होगा, इंस्टेंटेनियस करंट का जो एवरेज होगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि टोटल करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल और एवरेज ऑफ द करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल भी 0। पूरे साइकिल पे जो टोटल करंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर आपका I की वैल्यू 0 हो जाएगा तो cos ओमेगा t का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही ये 0 होगा तो कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यानी कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, उसका रीजन मैं बता चुका हूँ क्या है। अब हमारा मिल गया I इज इक्वल्स टू माइनस, या इस माइनस को यहाँ से हटा दीजिए, ई नॉट अपान ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। आपको मालूम है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ से लिखें ई नॉट अपान ओमेगा एल, हम इसको साइन में चेंज करना चाहते हैं कॉस को, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे इससे कि कितने फेज का डिफरेंस है। तो कॉस माइनस रहने देते हैं, कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह अगर ओमेगा टी होता तो अगर यहाँ पर आप थीटा ओमेगा टी लिखोगे तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, बस थीटा की जगह। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हो जाएगा साइन, माइनस एज यूजुअल हमने ऊपर से लिख लिया हुआ है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए आपने एक रूल ये भी पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा है कुछ, अगर हम इस माइनस को थीटा के पास भेज दें तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान ओमेगा एल, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो साइन माइनस जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा, बाद में लिख देंगे, और ओमेगा टी माइनस में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये है I की वैल्यू। थोड़ा सा और हम जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप सब ये लोग। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए। लेट ई नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई नॉट मान लिया हमने, मान लिया इसको। तो उस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपान ओमेगा एल की जगह रखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। यहाँ पर मैं मिटा दिया, इक्वेशन नंबर 1 जो था वो था आपका E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने लिया था, नहीं विश्वास है तो ये देखिए, यही EMF आपने अप्लाई किया था और करंट का वैल्यू मिल गया हमको I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो चलो देखा जाए, ये करंट है, ये EMF है, दोनों के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? सेम है, दोनों सेम है, लेकिन क्या दोनों के फेज सेम है? यहाँ ओमेगा टी है और वहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसका मतलब ये है कि जो करंट होगा वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा। यहाँ ओमेगा टी है ना, और करंट में ओमेगा टी माइनस 90 है, पाई बाई 2 मतलब 90, इसमें से 90 माइनस हुआ है। इसका मतलब करंट हमेशा EMF से क्या रहेगा? पीछे चलेगा, माइनस हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री पीछे चलेगा। ठीक है, अब जो है आप ये इधर से डेरिवेशन पूरा कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट पहले से ही लिखा था, ये सेकेंड यहाँ तक मैंने अभी किया है। इसके नीचे ये प्रोसीड किया हुआ है।
साथ के साथ इसको भी एक इक्वेशन, इसको थर्ड मानिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, इसकी भी अभी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव we found that across inductor current lags behind EMF by a phase angle of 90 डिग्री। 90 डिग्री फेज एंगल से क्या है? लैग मतलब पीछे, लैग बिहाइंड, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं अक्रॉस इंडक्टर EMF इज फॉरवर्ड बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। EMF 90 डिग्री आगे है, ये भी हम कह सकते हैं। अब मैं इक्वेशन 1 और 3 को मिटाने के अलावा ये बाकी सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है? फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, चलिए फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने बताया था फेजर डायग्राम में आप क्या करोगे? 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y ड्रॉ करेंगे हम, -x -y। EMF आपका फिक्स था, पहले से ही पता था, ये है EMF जिसकी वैल्यू को OA नाम दे दिया जाए, और OA इज इक्वल्स टू है आपका E0, इसका एम्पलीट्यूड E0 है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और इसका जो एंगल यहाँ से था वो ω/t था। ठीक, अब हमें करंट ड्रॉ करना है। ये आपका EMF है E0। अब आपको करंट ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे देख रहे होगे इक्वेशन 3 में जो करंट है वो EMF से 90 डिग्री पीछे है। तो ये आपका EMF है। आपको पता है यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, इधर की तरफ आगे का दिशा है, फॉरवर्ड इधर है, तो करंट पीछे है तो वो किधर रहेगा? इससे 90 डिग्री, एक्यूरेट 90 डिग्री पहले रहेगा करंट। देखिए यहाँ से अगर ये एंगल देखा जाए तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ये आपका I0 है जिसको हम OB नाम दे देंगे, और इनके बीच जो है, दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देखिए ग्राफ फिगर में देखते हैं, इसे क्या पता चल रहा है। अगर आप इधर से चलते हुए जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो EMF क्या है? आगे है। करंट क्या है? पीछे है। कितना डिग्री कोई पूछे तो आप देख रहे हो फिगर में दिख रहा है 90 डिग्री। जो डेटा आपको जो है यहाँ इक्वेशन में मिला हुआ है, सेम वही डेटा आप यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक, अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालूं और इसका नाम C रख दूं, तो OC का जो वैल्यू होगा E0 sin ω/t होगा। ठीक है, E0 sin ω/t। इसका OA का जो प्रोजेक्शन है वो इस y एक्सिस के लॉन्ग। वहीं पर अगर हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करें, जिसको OD नाम दे रहे हैं, तो OD का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? सबसे पहले ये एंगल ω/t है और टोटल एंगल 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा? यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 90 - ω/t, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? अगर ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 90 - ω/t है, तो ये हो जाएगा आपका 90 - 90 + ω/t। माइनस कर दिए तो 90 कैंसल आ जाएगा, ये ω/t होगा, ये भी एंगल। और अगर ये ω/t है तो इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका OD =
आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और आपने देखा था यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी ही आया हुआ था। अब माइनस को आप चेंज करोगे तो लिख सकते हैं इसको हम आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको आप ब्रेक करोगे तो यही माइनस आपका आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन में यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर फेजर डायग्राम में भी हमको मिल गया है। ये ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम यहाँ पे रहा। अब इसका हम अगर साइनोसॉइडल इक्वेशन ड्रॉ करें तो इस एक्सिस पे आपको करंट या ईएमएफ ड्रॉ करना है, दोनों को ड्रॉ करना है। ईएमएफ आपका एज यूजुअल है पहले की तरह, ये पीक ईएमएफ है। करंट के बारे में देखा जाए तो ये 90 डिग्री बैकवर्ड चल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर t का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 और साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होगा, यानी माइनस आई नॉट आएगा। ये माइनस आई नॉट का मतलब ये करंट यहाँ पर है। टाइम 0 होने पर करंट की वैल्यू क्या है, माइनस आई नॉट है। फिर यहाँ से ये क्या होगा, 0 पे पहुँचेगा, ठीक है। जब ये 0 होगा उस समय ये पीक पर होगा। ये पीक वैल्यू होगा करंट का आपका आई नॉट। इस तरह से ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट को, सॉरी करंट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों में करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पहले है, पीछे है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पीछे है। तो ये आपका वेव डायग्राम है। वेव डायग्राम है और ये आपका फेजर डायग्राम है, ठीक है। तो हमने देखा इंडक्टर के क्रॉस अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर ये है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ से अल्टरनेटिंग करंट 90 डिग्री पीछे रहता है हमेशा। दूसरी खास बात यहाँ पर कि हमने एक जो है यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड माना था। इक्वेशन सेकेंड आपका क्या था, ई नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई नॉट। ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करें, इंडक्टेंस की बात करें या इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्सएल को कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। यानी कि इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर से समझ लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल। तो I इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान एक्सएल। ठीक, कैसे लिखा हमने, ओम्स लॉ से। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंडक्टर की रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा ई नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ई नॉट अपान एक्स एल। दोनों को कंपेयर करें तो ई नॉट कैंसल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल और एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई न्यू एल हो जाएगा।
दोनों के हेल्प से हम कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर ये पता कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, एक्सएल आपका रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, सॉरी ओम होगा। हेनरी आपका जो है एल का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमने जो है 2-3 खास बात देखा। जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और करंट आपका जो 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलता है, ठीक। अब देखिए, अगर हम एसी और डीसी के क्रॉस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, इंडक्टर के बिहेवियर को, तो हम लिखेंगे फॉर एसी। एसी के लिए तो आपको पता ही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर डीसी हम देख लेते हैं, डीसी करंट के क्रॉस इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है। अगर ये इंडक्टर डीसी करंट के क्रॉस अप्लाई कर दिया जाए ऐसे, तो आपको पता है डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होता है, क्योंकि वो अपना रोटेशन चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट होता है वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा एक्सएल का वैल्यू वो आ जाएगा 0। इट मीन्स इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस अक्रॉस डीसी। डीसी के क्रॉस अगर इंडक्टर को लगा देंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती, ठीक ना। तो कुल मिला के हम 3 इंपॉर्टेंट बात जाने। करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे होगा। जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, या ओमेगा को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो 2 पाई न्यू एल होता है। डीसी जो है वो इंडक्टर के क्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। ये 3-4 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमने इस टॉपिक में जाना, और इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट हो तो आप जो है गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।